आज के इस वीडियो में हम डेटा टेबल्स पर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में हमने डेटा टेबल्स को डिटेल में डिस्कस किया था, अगर यहाँ पर एक दफ़ा फिर से डेटा टेबल्स के बारे में जानें तो डेटा टेबल्स ऐसे टेबल्स होते हैं जिनमें कंपनी अपने अनसर्टेन वेरिएबल्स और उनकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज़ को कंबाइन करके एक एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करती है। और जिस टेबल में एक्सपेक्टेड वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है उस टेबल को हम डेटा टेबल्स कहते हैं। अब यहाँ पे अनसर्टेन वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनके चेंज के बारे में कंपनी को मालूम नहीं होता, उनका चेंज सर्टेन नहीं होता, कंपनी को नहीं पता होता कि उन्होंने किस सिम्ट में चेंज होना है। और उनसे रिलेटेड जॉइंट प्रोबेबिलिटीज मतलब इन वेरिएबल के अकर होने के कितने चांसेस हैं, उसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इन दोनों चीज़ों की बेसिस पर एक्सपेक्टेड वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है और फिर उसे हम जिस टेबल में कैलकुलेट करते हैं उस टेबल को डेटा टेबल्स कहते हैं। अब यहाँ पर इस डेटा टेबल को कंपनी इसलिए बनाती है ताकि कंपनी एस्टिमेट कर सके, ये जान सके कि प्रॉफिट या लॉस की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, उसके क्या चांसेस होंगे। तो अब हम डेटा टेबल्स को एक प्रॉब्लम के थ्रू जान लेते हैं और हम साथ ही साथ डेटा टेबल को बनाना भी सीख लेते हैं। यहाँ पे हमें प्रॉब्लम अवेलेबल है न्यूज़ एजेंट्स लिमिटेड कंपनी की, और रिक्वायरमेंट साथ ही साथ अवेलेबल है जिसमें कहा जाता है कि पहली रिक्वायरमेंट में कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिमांड। डिमांड की हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू को कैलकुलेट करना है। रिक्वायरमेंट 2 में कहा जाता है इफ द मैरी इज टू ऑर्डर अ फिक्स क्वांटिटी ऑफ मैगजीन्स पर वीक। अगर मैरी को एक फिक्स क्वांटिटी पर वीक ऑर्डर करनी पड़े मैगजीन्स की, कैलकुलेट हाउ मैनी शुड दैट बी। तो डिसीजन ये लेना है कि कितनी क्वांटिटी उसको ऑर्डर करनी चाहिए। एज्यूम करना है नो सीजनल वेरिएशन इन डिमांड। सीजन की वजह से डिमांड में कोई चेंज, कोई वेरिएशन नहीं आएगी। यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अ न्यूज एजेंट स्टॉक्स अ वीकली मैगजीन विच एडवर्टाइजेज लोकल सेकेंड हैंड गुड्स। जो न्यूज एजेंट्स कंपनी है वो स्टॉक करती है अपनी वीकली मैगजीन्स को जिसमें सेकेंड हैंड गुड्स को एडवर्टाइज किया जाता है, उसके इश्तेहार दिए जाते हैं। मेरी द ओनर कैन बाय द मैगजीन्स फॉर ₹15 ईच। मेरी जो है वो ओनर है न्यूज एजेंट्स कंपनी का, और वो बाय करता है एक मैगजीन 15 रुपए की। सेल देम एट रिटेल प्राइस ऑफ 25, और 25 रुपए की एक मैगजीन बेच देता है। एट द एंड ऑफ ईच वीक अनसोल्ड मैगजीन्स आर ऑब्सोलीट एंड हैव नो वैल्यू। ये कहा जाता है कि वीक के आखिर में, हफ्ते के आखिर में जितनी मैगजीन्स बच जाती हैं, जो नहीं बिकती, वो ज़ाया हो जाती हैं और उनकी कोई वैल्यू नहीं मिलती। मेरी एस्टिमेट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर वीकली डिमांड विच लुक लाइक दिस। वीकली डिमांड एंड प्रोबेबिलिटी, उसने कुछ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को एस्टिमेट किया है जिसमें वीकली डिमांड हमें यहाँ अवेलेबल है, साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी भी अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम अपने सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं जिसमें हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए डिमांड, प्रोबेबिलिटी और फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू को लिखेंगे। अगर हम डिमांड देखें तो डिमांड हमें कहा जाता है कि 10 मैगजीन्स होंगी और उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0.2। इसी तरह 50 डिमांड है और उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.55, मतलब 55% ये चांसेस हैं कि वीकली डिमांड 15 मैगजीन्स की होगी। लेकिन 25% के चांसेस हैं कि वीकली डिमांड 20 मैगजीन्स की होगी। तो हमने यहाँ क्या करना है कि हमने डिमांड और प्रोबेबिलिटी को उसके रिस्पेक्टिव कॉलम में लिख देना है इस तरह से, और फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है डिमांड की कैलकुलेट कर लेनी है। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं डिमांड को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके। तो अगर 10 मैगजीन्स की डिमांड है कि कंपनी 10 मैगजीन्स बेचेगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है, मतलब उसका चांस है 20%। एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए हम 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2 के साथ, तो ये हमें पता चल जाएगा कि जो 10 मैगजीन्स की डिमांड है उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 2 है। इसी तरह से हमने नेक्स्ट डिमांड जो कि 15 मैगजीन्स की है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 0.55 से, मतलब 55% से, तो ये हमारे पास 8.25 आ जाएगा। और लास्ट में जब हमने कैलकुलेट किया तो वो आ जाएगा 5।
अब यहाँ पे हर डिमांड लेवल पे अलग अलग एक्सपेक्टेड वैल्यू हमें अवेलेबल है। हमने एक एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हम करेंगे क्या कि इन तमाम एक्सपेक्टेड वैल्यूज का टोटल कर लेंगे। मतलब 2 में हम ऐड कर देंगे 8.25 और साथ ही साथ 5 को, तो ये हमें पता चल जाएगा कि 15.25 मैगजीन्स जो हैं वो पर वीक हमें डिमांड आएगी मार्केट से। क्योंकि ये हम डिमांड की एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे, इसलिए यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि एक हफ्ते में मार्केट से 15.25 मैगजीन्स का ऑर्डर आएगा या इसकी डिमांड आएगी। अब यहाँ तक हमने जो पहली रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। नेक्स्ट हमें ये कहा जाता है कि हमने देखना ये है, डिसीजन ये लेना है कि मैरी को कितने मैगजीन्स ऑर्डर करने चाहिए, और एज्यूम करते हुए कि कोई भी सीजनल वेरिएशन डिमांड में नहीं होगी। तो यहाँ पे जब हमने डिसीजन मेकिंग करनी है, तो डिसीजन मेकिंग के लिए सबसे पहले हमने डिसीजन मैट्रिक्स को सेट करना है। अब डिसीजन मैट्रिक्स किस तरह से सेट की जाती है, उसके लिए हम यहाँ पर आउटकम लिख देंगे और फिर ये लिखेंगे कि कितनी यूनिट्स जो हैं, कितने मैगजीन जो हैं वो डिमांड आई है, कितने मैगजीन्स की। अब क्योंकि डिमांड जो है वो मार्केट से आती है और डिमांड को हम चेंज नहीं कर सकते, डिमांड के लिए हम डिसीजन नहीं ले सकते, इसलिए डिमांड को हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। और डिमांड हमारे पास क्या थी, वही जो यहाँ पर है 10, 15 और 20 मैगजीन्स। तो यहाँ पे हमने डिमांड को मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पर हम ये मेंशन करेंगे कि क्या स्ट्रेटजी है, कितने नंबर जो है मैगजीन्स के वो मैरी को बॉट करने चाहिए। तो क्योंकि हमने ऑर्डर से रिलेटेड डिसीजन लेना है, तो जब भी डिसीजन लेना है, डिसीजन को हमने इस जगह पे हमेशा प्लॉट करना है, और जो डिमांड है, जो आउटकम है, जिस पे कंपनी का कंट्रोल नहीं है, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर हम देखें तो कंपनी के पास जितनी डिमांड है उसके मुताबिक ही उसने अपनी स्ट्रेटजी बनानी है कि क्या कंपनी को 10 या 15 या 20 मैगजीन्स परचेज करने चाहिए। तो यहाँ पे कंपनी या 10 मैगजीन्स परचेज करेगी, या 15 करेगी, या 20 करेगी। तो डिसीजन हमने इस चीज से रिलेटेड लेना है, जो स्ट्रेटजी है या जो डिसीजन लेना है उसको हमने यहाँ पर प्लॉट कर दिया। अब इसकी बेसिस पर हमने क्या करना है, पे ऑफ को कंप्यूट करना है कि एक मैगजीन मैरी को कितना पैसा पे ऑफ करके जाएगी, कितना पैसा दे के जाएगी। तो जिससे रिलेटेड यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन है कि अगर कंपनी जो है वो बाय करती है मैगजीन 15 का, तो उसे बेचेगी 25 रुपए का। अगर कोई सेल नहीं होती, कंपनी कुछ भी सेल नहीं करती, तो कंपनी को सिर्फ एक कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, जो कि होगी 15 रुपए पर मैगजीन। लेकिन अगर कंपनी सेल करेगी तो सेल करने से उसको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट किस तरह से होगा कि 25 रुपए की एक मैगजीन सेल होगी और 15 रुपए की उसने खरीदी है। तो यहाँ पर 25 रुपए सेल है, उसमें से कॉस्ट को अगर 15 रुपीज को हम लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 10 रुपीज पर मैगजीन प्रॉफिट। कोई सेल नहीं करेंगे तो कोई मुनाफा नहीं होगा, बल्कि कंपनी को कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। लेकिन अगर सेल करेंगे तो क्योंकि सेल प्राइस ज्यादा है जो कि 25 है और कॉस्ट कम है, तो 10 रुपए का प्रॉफिट कंपनी हासिल करेगी। तो कंपनी को या मैरी को मैगजीन जो पे ऑफ करके जा रही है वो करके जा रही है 10 रुपीज पर मैगजीन। लेकिन अगर कोई सेल नहीं होती तो मैरी को जो कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी वो होगी 15 रुपीज पर मैगजीन। अब ये जो हमने पे ऑफ कैलकुलेट किए हैं दो, इन्हीं की बेसिस पर हम पे ऑफ टेबल को बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अपनी जो सेकंड रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करेंगे।